Hello, my dear young friends and my viewers. You are most welcome in Nayab Thoughts in English and myself Renu. और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश हिज फर्स्ट फ्लाइट। आपको लगी है लिटरेचर की मेन बुक पोम नंबर 1 डस्ट ऑफ स्नो बाय रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, अबाउट द पोएट एंड पोइट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही गॉट 4 times पुलिट्जर प्राइज इन पोइट्री। 4 बार उन्हें पोइट्री के अंदर पुलिट्जर प्राइज मिला है। आपको पता है लिटरेचर के अंदर ये बहुत ही हाईएस्ट अवार्ड होता है और 4 बार उन्हें मिल चुका है। ही हैड 40 ऑनरेरी डिग्रीज। उनके पास 40 डिग्रीज है, अलग अलग कंट्रीज की सिटीजनशिप भी है और डिग्रीज भी हैं। ही यूज्ड सिंपल लैंग्वेज। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो, और जो कि हर कॉमन मैन के लिए जो है वो इतनी सबको समझ में आने वाली लैंग्वेज होती है। लेकिन उनकी पोम के अंदर जो मीनिंग होते हैं बड़े इन डेप्थ मीनिंग होते हैं, सिंबॉलिकल होते हैं और बहुत ही कॉमन वर्ड्स के अंदर वो इतनी ज़्यादा डीप मीनिंग की बात कह जाते हैं और जो कि हमें डेली लाइफ के अंदर हम ऑब्ज़र्व करते हैं, लेकिन हम फिर भी उन चीज़ों को इतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते जितना कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक्सप्रेस किया है। तो फर्स्ट पोम है डस्ट ऑफ स्नो और इस पोम के अंदर डस्ट जो है इट इज़ द पार्टिकल्स ऑफ स्नो। स्नो के जो है वो पार्टिकल्स होते हैं। डस्ट क्या होती है? डस्ट एक्चुअली होती है धूल के कण होते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर पोइट ने उन पार्टिकल्स को स्नो के पार्टिकल्स कहा है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पोम। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। जिस तरह से एक क्रो ने, कौवे ने, शुक डाउन ऑन मी, शुक का मीनिंग मूव्ड, हिलाया, डाउन ऑन मी मुझ पर गिराया। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के पार्टिकल्स फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, हैमलॉक के पेड़ से। यहाँ देख सकते हैं आप क्रो और हैमलॉक ट्री दोनों के दोनों क्या है? पॉइजनस होता है हैमलॉक ट्री, और क्रो जो है वो इल ओमेन होता है, बैड ओमेन होता है, अपशकुन होते हैं ये दोनों के दोनों। क्रो एंड हैमलॉक ट्री ये दोनों ही नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। The poet, he is sitting under the tree, hemlock tree, and a crow came and it shook the one of the branches of the tree, and some of the particles fell on the poet. कुछ particles जो है डस्ट के पोइट के ऊपर गिर जाते हैं। तब क्या होता है? Has given my heart, मेरे दिल को मिल गया, a change of mood, एक तरह के मेरे मन को, मेरे दिल को, मेरा मन बदल गया। जब पोइट बैठा था पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठा था, दैट ही वॉज फुल ऑफ पेन, फुल ऑफ माइजरी, दैट ही वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉज सैड। लेकिन जैसे ही कोए ने मेरे सिर के ऊपर पार्टिकल्स गिराए बर्फ के, हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरा जो दिल था, अ चेंज ऑफ मूड, मेरा मूड बदल गया। नाउ द पोइट ही इज़ फीलिंग बेटर। पोइट जो है अपनी माइजरी से, पेन से, सफरिंग से बाहर आ गया, है ना। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड, और बचा लिया कुछ दिन का वह भाग जो कि मेरा रिग्रेट, रूइड का मीनिंग रिग्रेट, दुख और पश्चाताप में जो मेरा दिन जा रहा था वो मेरा मन, मेरा दिल बचा लिया। देखिए यहाँ पर जो क्रो है और हैमलॉक ट्री दोनों के दोनों नेगेटिविटी का सिंबल है। पहली बात, क्रो जो है इट इज़ अ सिंबल ऑफ डेथ, हैमलॉक ट्री इट इज़ अ सिंबल ऑफ, इट इज़ अ पॉइजनस प्लांट, एक जहरीला पेड़ होता है जिसे धतूरा कहते हैं। और ये जो होता है ये दोनों के दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और दोनों चीज़ें नेगेटिव होने के बाद भी पोएट के मूड को बेटर कर देती हैं। दिस इज़ रियली फुल ऑफ सरप्राइज। ये हैरानी से भरी हुई बात है, लेकिन ऐसा होता है कि पोइट ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि जो हमारे सुपरस्टिशंस होते हैं उनको हमें छोड़ देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है नेचर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ऑकर करती हैं जो कि हमारे मूड को बदल देती है, हमारे मूड को हील कर देती हैं, हमारे बैड मूड को हील कर देती हैं और हम अच्छा फील करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो क्रो है इट इज़ अ सिंबल ऑफ डेथ। स्नो जो है वो
क्रो और स्नो, यहाँ पर दोनों, क्रो ब्लैक है और स्नो वाइट, ये दोनों का कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पर। हेमलॉक ट्री नेगेटिविटी का ट्री है, लेकिन पोइट के मन को पूरा बदल देते हैं। जो कि दिन उसका पश्चाताप में निकलना था, वो अब उसका दिन खुशी में जाएगा। पोइट अब बेटर फील कर रहा है। ओके, नाउ इस पोम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, यहाँ देखिए आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख सकते हैं। नेचर इज द बेस्ट हीलर। नेचर जो होती है वो सबसे ज़्यादा हील क्या होता है, जब हमें चोट लग जाती है, धीमे धीमे हमारी चोट ठीक होती है, तो उसे हील होना कहते हैं। तो नेचर जो होती है ये बेस्ट हीलर होती है। हमारे दुख तकलीफ़ों को, पेन को, माइजरी को नेचर अपने आप टाइम के हिसाब से जो है वो उसको हील कर देती है, हमें उस माइजरी से, दुख से, पेन से बाहर निकाल देती है। नाउ नथिंग इन लाइफ इज स्मॉल। हमारी लाइफ में कुछ भी छोटा नहीं होता। स्मॉल थिंग्स कैन अपलिफ्ट आवर मूड्स एंड मेक अस फॉरगेट आवर प्रॉब्लम्स। छोटी छोटी चीज़ें हमारे मूड को, अपलिफ्ट का मतलब होता है ऊपर उठा देती हैं, एंड मेक अस फॉरगेट आवर प्रॉब्लम्स, और हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हमें भुला देती है। इवन बैड ओमेन इन ऑस्पिशियस थिंग्स कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज। यहाँ तक कि जो बैड ओमेन होते हैं, जो कि अपशकुन होते हैं, अशुभ चीज़ें होती हैं, वो भी पॉजिटिव चेंज लाती हैं। जैसे कि पोइट ने हमें बताया कि क्रो और हेमलॉक ट्री ये दोनों के दोनों रिप्रेजेंट करते हैं बैड ओमेन को, इल ओमेन को, इन ऑस्पिशियस थिंग्स हैं दोनों की दोनों। लेकिन पोइट के लिए तो ये ब्लेसिंग हो गई, पोइट के मूड को बेटर कर दिया। पोइट अपने रिग्रेट को, पेन को, माइजरी को भूल गया। नाउ डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ स्नो है। पोइट ने डस्ट ऑफ स्नो ही क्यों रखा, क्योंकि जो स्नो है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, डस्ट की तरह होते हैं। क्रो सिंबल ऑफ बैड ओमेन, सिंबल ऑफ डेथ। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट है, इट इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन। नाउ अ शॉवर ऑफ स्नो, शॉवर मीनिंग क्या, बारिश होना होता है। बर्फ की जो बारिश होती है रिलीजेस द पोइट फ्रॉम माइजरी, दुख और तकलीफों से उसे बाहर ले आती है। ही स्टार्टेड टू फील बेटर, पोइट को ज़्यादा बेटर महसूस होता है। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है, बहुत छोटा सा सेंट्रल आइडिया आप ले सकते हैं। नेचर इज़ द बेस्ट हीलर। नेचर जो होती है सबसे ज़्यादा हमारे घावों को भरने में हमें सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, हमें असिस्ट करती है। ओके, नाउ बहुत ही छोटा सेंट्रल आइडिया, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ इसमें पोइटिक डिवाइसेस हैं, आपके सामने सब कुछ बिल्कुल सामने है। एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके सामने हैं। और पोइटिक डिवाइसेस जो है वो मैं अभी आपको समझाने जा रही हूँ ना। राइमिंग स्कीम, राइमिंग स्कीम है, 2 स्टैंजा है यहाँ पर, और स्टैंजा को वर्सेस भी कहते हैं। तो ये जो है फ्री वर्स नहीं है, यहाँ पर जहाँ राइमिंग स्कीम आ जाती है उन्हें फ्री वर्स नहीं कहा जाता, जहाँ राइमिंग स्कीम नहीं आती उनको फ्री वर्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम है वो है दैट इज A-B-A-B, ठीक है। तो A-B-A-B वो दोनों स्टैंजा के अंदर है। देखिए कैसे, यहाँ क्रो और स्नो की सेम साउंड हुई, हमने दोनों को स्मॉल ए दे दिया। हमेशा राइमिंग स्कीम में स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पर मी एंड ट्री दोनों की सेम साउंड है, दैट्स वाई वी हैव गिवन स्मॉल B-B। नाउ राइमिंग स्कीम विल बिकम A-B-A-B। ओके, नाउ नेक्स्ट पर हम आ जाते हैं हार्ट पार्ट, सेम साउंड। यहाँ पर आप चाहे ए दे दें, चाहे यहाँ पर क्योंकि ए और बी दिया था तो हम सी भी ले सकते हैं, और हम यहाँ पर ए ले सकते हैं। हार्ट पार्ट A-A, मूड रूट B-B, अगेन A-B-A-B। तो दोनों स्टैंजा के अंदर जो राइमिंग स्कीम है वो है A-B-A-B। ओके, तो बहुत ही प्यारी पोयम है, और एक राइमिंग स्कीम से म्यूजिकल इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। ओके, नाउ अगर आपको एग्जामिनर कहे कि इस स्टैंजा का आप सेट ऑफ राइमिंग वर्ड्स निकालिए, तो आपने ब्रैकेट के अंदर क्रो स्नो सेम साउंड है, और मी ट्री स्टैंजा 1 के राइमिंग वर्ड्स ये हैं। सेकेंड स्टैंजा के हार्ट पार्ट
मूड, रूड, ये है। अगर आपसे पोइट एग्जामिनर कहता है कि आप राइमिंग वर्ड्स का सेट निकालिए तो आप ये दे सकते हैं। ओके, नाउ ये पोम जो है वो सिंबोलिज्म है। सिंबोलिज्म क्या? एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स एन आइडिया, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी विचार को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि क्रो इल ओमेन को रिप्रेजेंट करता है, हम लोग ट्री बैड ओमेन को रिप्रेजेंट करता है, इनऑस्पिशियस होता है, उसके नीचे बैठना ही, अगर आप हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हैं इट मीन्स दैट आपको दुख तकलीफ ही मिलेगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर पोइट का मूड बेटर हो गया। जैसे कि हम कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ये सुपरस्टिशंस हैं, हमें इनसे बाहर आना चाहिए। ओके, कई बार ऐसा होता है बिल्ली रास्ता काट गई और अगर हम चले भी गए, निकल गए और हमारा काम अच्छा हो गया तो हमारे दिमाग से वो सुपरस्टिशंस निकल जाते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर सिंबोलिज्म में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कोई बात की हुई होती है जिसका कि बहुत डीपर मीनिंग होता है। नाउ कंट्रास्ट, मैंने आपको पहले बताया क्रो ब्लैक कलर का होता है, स्नो वाइट होती है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट है, क्रो का कलर ब्लैक, स्नो का कलर वाइट। ओके, नाउ मेटाफर, यहाँ पर मेटाफॉर पोइट ने यूज किया। मेटाफॉर क्या होता है? मेटाफॉर का मीनिंग होता है हिंदी में रूपक अलंकार। देखिए सिमिली और मेटाफॉर में फर्क होता है। एक एग्जांपल लेती हूं मैं, द बॉय इज एज नॉटी एज मंकी, लड़का उतना शरारती है जैसे बंदर। और अगर मैं कहूँ द बॉय इज मंकी, लड़का बंदर है, दिस इज मेटाफॉर, कि मैंने कुछ क्वालिटीज बंदर की लड़के के अंदर नहीं उतारी, मैंने सारी की सारी क्वालिटीज लड़के के अंदर बंदर की उतार दी, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, पोइट ने जो स्नोफ्लेक्स था उसको डस्ट ही कहकर बुलाया। पोइट ने ये नहीं कहा कि स्नोफ्लेक्स जो है वो दीज आर जस्ट लाइक डस्ट, उसने ये नहीं कहा कि ये डस्ट की तरह है, उसने कहा स्नोफ्लेक्स को डस्ट ही कहकर बुलाया। दैट्स व्हाई इट इज मेटाफॉर। एंजेम्पमेंट बहुत ही कम जो है वो बहुत सारी पोम के अंदर आता है। एंजेम्पमेंट का मीनिंग सेंटेंसेस कॉन्टिन्यूड विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। आप देख सकते हैं कहीं पर कोई पंक्चुएशन का मार्क पोम के अंदर नहीं आया हुआ। तो जब भी सेंटेंस जो है लगातार चलते जाते हैं, यहाँ पर अगर अलग अलग लाइन्स में है तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि ये सेंटेंसेस अलग अलग है। अगर आप पोम को पढ़ना चाहें तो आप ऐसे पढ़ेंगे, The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. This is one single sentence. ये एक सिंगल सेंटेंस है और इस सेंटेंस को ऐसी पोइटिक डिवाइसेस को एंजेम्बमेंट कहते हैं जहां पर सेंटेंसेस कॉन्टिन्यू रहते हैं बिना किसी पंक्चुएशन मार्क, कोई भी कॉमा, फुल स्टॉप, कोलन, सेमीकोलन नहीं आते। नाउ एजोनेंस क्या होता है? एजोनेंस होता है रिपीटिशन ऑफ वॉवल्स। वॉवल्स यू नो, ए ई आई ओ यू। तो जहां पर भी रिपीटिशन होती है वॉवल्स की, वहां पर हम एजोनेंस उसे कहते हैं। इसका एक और भी है कॉन्सोनेंस। यहाँ मैंने लिखा है जहां पर कॉन्सोनेंट्स की रिपीटिशन होती है। कॉन्सोनेंट्स क्या? यहाँ पर ए ई आई ओ यू को छोड़कर ए टू जेड में जितने भी और अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर उनकी रिपीटिशन होती है तो वहाँ पर कॉन्सोनेंस होता है। बहुत सारी पोम के अंदर ये होती है। अब यहाँ पर एजोनेंस कहाँ पर है? शुक डाउन ऑन मी, रिपीटिशन ऑफ ओ ओ ओ एंड अगेन ओ। ओके, तो यहाँ पर ये है एजोनेंस। ओके, नाउ अगेन आई एम गिविंग यू द समरी ऑफ द पोम। The poet, he is sitting under the hemlock tree and suddenly a crow comes and it sits on the one of the branches of the tree and it shakes and the dust of the particles they fell on the poet. poet के ऊपर गिर जाते हैं, dust of particles गिर जाते हैं poet के ऊपर। और फिर क्या होता है कि poet का मन बदल जाता है और पोइट जो है वो बहुत अच्छा फील करने लगता है। Thus we can say that nature is the best healer. हम ये कह सकते हैं
बहुत ही छोटा सेंट्रल आइडिया आप इसको ले सकते हैं, नेचर इज द बेस्ट हीलर। ओके, अगर कोई आपसे पूछे कि इस पोम का सेंट्रल आइडिया क्या है, तो यू पीपल कैन से दैट नेचर इज द बेस्ट हीलर एंड नथिंग इज लाइफ इज स्मॉल। हमारी लाइफ में कुछ भी छोटा नहीं होता। यू नो दैट ऑल द बिग वंडर्स कम इन स्मॉल पैकेट्स। बड़े बड़े जो वंडर्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे पैकेट्स में आते हैं, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल यही बात है। पोइट ने इतनी छोटी सी पोम के अंदर एक ऐसी फिलोसॉफिकल थॉट को एक्सप्लेन किया है बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जो कि सबकी ऐसी लैंग्वेज जिसे सब एक्सेस कर सकते हैं, पोम पढ़ते ही समझ में आ सकता है, लेकिन इसका जो इन डेप्थ मीनिंग है उसको समझना इट इज़ टू डिफिकल्ट। ओके, नाउ आपके सामने पोम भी है, पोइट के बारे में भी है छोटा सा डिस्क्रिप्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, पोइटिक डिवाइसेस भी हैं। नेक्स्ट हम वीडियो के अंदर इसके टेक्सचुअल एंड एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और उससे पहले हम कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, जिससे कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस की जो प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत हद तक जो है वो सॉल्व हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय डियर फ्रेंड्स।